तो कहानी की शुरुआत में हमें रोती बिलखती एक औरत को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड लियो की कॉन्क्यूबाइन है और इसकी बेटी का नाम है शीई। शीई अभी छोटी है और आगे चलकर यही हमारी कहानी की हीरोइन बनेगी। अभी शीई से एक गलती हो गई है कि उससे लॉर्ड लियो की वाइफ यानी कि क्वीन की हेयर पिन टूट गई है और इसीलिए उसे पनिशमेंट दी जा रही है। शी को कोड़े पड़ने लगते हैं और ये देखकर उसकी माँ उसे रो रो कर कहती है कि तुम माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती। तो शी कहती है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। तभी अचानक से एक लड़की नींद से जगती है जो ये डरावना सपना देख रही थी। और ये लड़की है शी जो अब बड़ी हो चुकी है और उसे बचपन में होने वाले हादसे सपने में दिखाई देते हैं। तभी शी की माँ घबराते हुए उठती है और उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि कल हमें जल्दी ही निकलना होगा। कल इन लोगों को वापस लॉर्ड लियो के पैलेस बुलाया गया है। यहाँ मैं फिर से याद दिला दूं कि मिस्टर लॉर्ड लियो शी के फादर हैं, लेकिन उसकी माँ उनकी कॉन्क्यूबाइन है, वाइफ नहीं। अर्ली मॉर्निंग तीनों लेडीज शी, उसकी मदर और उसकी एक मेड फ्रेंड लॉर्ड लियो के पैलेस के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में बातें करती हैं। शी की मदर उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करना सीख गई हो, तुमने मास्टर जियान से बिल्कुल सही ट्रेनिंग ली है। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि 3 साल से ये तीनों लेडीज लॉर्ड लियो के पैलेस से बाहर रह रही थी क्योंकि उस घटना के बाद इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। तभी शी की फ्रेंड कहती है कि इन 3 सालों में पैलेस से कभी किसी ने हमारी कोई खबर नहीं ली। वो तो शी ने अपना एम्ब्रॉयडरी वर्क बेचना शुरू कर दिया और हम लोग जिंदा रहे, वरना हम लोग भूख से मर जाते। तभी शी की माँ को चिंता होने लगती है कि अचानक 3 सालों के बाद हमें वापस कैपिटल बुलाया गया है। पता नहीं ऐसा क्या होगा, अब कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की जो कि योंगपिंग सिटी के जनरल हैं और इनका नाम है ज्यूलिंग। ज्यूलिंग अपनी सिटी के दो भगोड़े चोरों को पकड़ना चाहता है और एक आदमी आकर ज्यूलिंग को बताता है कि उन दोनों को पकड़ने के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। वो दोनों जहां तक है यूनलाई इन में जाएंगे। दूसरी ओर चलते चलते तीनों लेडीज थक जाती हैं और तीनों डिसाइड करती हैं कि हमें यहीं कहीं किसी इन में कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका मतलब रेस्टोरेंट होता है। दूसरी ओर जनरल ज्यूलिंग भी उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए निकल चुका है और जैसा कि उम्मीद थी दोनों भगोड़े चोर कुछ समय रेस्ट करने के लिए युनलई इन में पहुंच जाते हैं। ये जनरल का ही एक आदमी लिन बो है जो युनलई इन में इन दोनों चोरों पर लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले कि वो इन चोरों पर अटैक कर पाता, शी भी अपनी माँ और अपनी फ्रेंड के साथ इसी इन में एंट्री करती है। उस रेस्टोरेंट में बैठकर शी को कुछ अजीब सा फील होता है और अपनी माँ से कहती है कि हमें इसकी जगह किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वो चोर लिन बो और उसके आदमियों से खुद को बचाने के लिए शी को अपना होस्टेस बना लेते हैं। लिन बो उस चोर को धमकी देता है कि इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन दोनों चोर शी को अपनी ढाल बनाकर रास्ते पर ले आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो जनरल ज्यूलिंग की जो उन चोरों पर तीर चलाता हुआ आता है। लेकिन जैसे ही वो तीर उस चोर को लगता है वो चोर पीछे गिरने लगता है और उसके पीछे एक नदी होती है। क्योंकि उसके साथ में शी भी होती है इसलिए वो दोनों ही उस नदी में गिर जाते हैं। शी नदी के पानी में गिरते ही काफी गहराई तक चली जाती है और डूबने लगती है। उसे बचाने के लिए जनरल ज्यूलिंग भी नदी में कूद पड़ता है और उस तक पहुंच जाता है। ज्यूलिंग शी को अपनी गोद में उठा लेता है लेकिन तभी वो चोर वहां आता है और पीछे से ज्यूलिंग पर अटैक करता है जिससे कि ज्यूलिंग को ब्लीडिंग होने लगती है। उसी नदी में एक और आदमी अपनी नाव में बैठकर जा रहा होता है जिसका नाम है लिन शिजियान। जब वो इन दोनों को डूबते हुए देखता है तो उन्हें बचा लेता है। शी पर इस तरह से हमला होता हुआ देखकर और उसे बेहोश देखकर उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होती है। होश में आने के बाद शी सबसे पहले अपने बचाने वाले के बारे में पूछती है। दूसरी ओर शी की फ्रेंड उसके सामने जनरल ज्यूलिंग की बुराई करने लगती है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना इररिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं देखा। जब वो जानता था कि तुम चोर के हाथों में हो तो उसे उस पर तीर चलाने की क्या जरूरत थी। इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन शी कहती है कि माना कि वो बहुत ही रूड था लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। उधर लिनबो जनरल ज्यूलिंग से माफी मांगता है कि मेरी गलती की वजह से उस इनोसेंट लड़की की जान खतरे में आ गई क्योंकि मैं ठीक से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन आपने मुझे उन्हें कुछ समझाने क्यों नहीं दिया कि उसको बचाने के चक्कर में आप भी घायल हो गए हैं। वो लोग आपको गलत समझ रहे हैं कि आपके तीर की वजह से उसकी जान खतरे में आई।
तो ज़्यूलिंग कहता है कि वो लोग बहुत ही सीधे-साधे से थे। हमारी वजह से उनकी जान खतरे में आ गई थी। इतना ही बहुत है कि वो लोग सेफ हैं। बाकी उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी ओर शी की फ्रेंड उसे लिन शिजियांग को दिखाती है और कहती है कि इन्होंने ही हमारी जान बचाई। शी लिन शिजियांग को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन लिन शिजियांग कहता है कि आपको मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जान उस दिन मैंने नहीं बल्कि किसी और ने बचाई थी। शी जब वापस अपनी पुरानी जगह से गुजर रही होती है तो उसकी इच्छा होती है कि सबसे पहले वो अपनी मास्टर जियान से मिलना चाहती है, जिन्होंने उसे एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई करना सिखाया था। वो नैनी से इस मामले में परमिशन लेती है और नैनी की परमिशन मिलने के बाद मास्टर जियान से मिलने जाती है। और ये है मास्टर जियान, जिन्होंने शी को कढ़ाई करना सिखाया है और शी इनसे मिलने के लिए आने वाली है। और ये है मिस्टर वैंग, जो इस बात पर मास्टर जियान के साथ आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मास्टर जियान की बनाई हुई एक एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन वो पेंटिंग मास्टर जियान ने किसी और के लिए बनाई थी, इसलिए वो मिस्टर वैंग को नहीं दे सकती। तभी वहाँ शी आ जाती है और इन लोगों की बातों को सुनकर मास्टर जियान को बचाने के लिए वो मिस्टर वैंग से झूठ बोल देती है कि ये पेंटिंग मेरी महारानी ने बनवाई है और मैं इसे ले जाने आई हूँ। तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम वैंग फैमिली से पंगा ले सको, किसके लिए काम करती हो तुम? तो शी कहती है कि मैं मिस्टर ज्यू के लिए काम करती हूँ, जो योंगपिंग के मार्कीज हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें यहाँ बुलवा सकती हूँ। तभी मिस्टर वैंग का एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि सर ये लड़की ठीक कह रही है, क्योंकि बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो लियो फैमिली को बिलोंग करती है। ये सुनकर मिस्टर वैंग थोड़ा घबरा जाते हैं और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद शी मास्टर जियान से मिलकर बहुत खुश होती है और उनसे मिस्टर वैंग के बारे में पूछती है। तो मास्टर जियान बताती है कि ये मिस्टर वैंग हैं, मिस्टर माओ के उत्तराधिकारी, लेकिन ये अपने काले कारनामों के लिए बहुत बदनाम है। लेकिन तुम इसकी बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? तो शी जवाब देती है कि ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि हमें महारानी ने अचानक बुलाया है बिना कुछ बताए। तो मास्टर जियान कहती हैं कि तुम्हारी उम्र अब शादी लायक हो गई है, मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ शादी के लिए ही बुलाया है। तो शी कहती है कि महारानी ने कभी भी मुझे और मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, हम लोग उन्हें हमेशा बुरे ही लगे, इसलिए मैं उनसे उम्मीद नहीं करती कि वो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढेंगी, और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती। फाइनली शी अपनी माँ और अपनी फ्रेंड के साथ लॉर्ड लियो के महल में प्रवेश करती है। मैडम लियो उन दोनों को देख खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों पहले से काफी बेटर लग रही हो। कॉन्क्यूबेन येंग, जो कि शी को देखकर सच में बहुत खुश होती है, वो मैडम लियो से कहती है कि देखो शी 3 साल में कितनी बदल गई है, ये कितनी सुंदर भी हो गई है, मुझे लगता है कि अब ये आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगी। शी भी मैडम लियो से कहती है कि इन 3 सालों में मैंने आपकी एक एक बात को अच्छे से याद कर लिया है, इसलिए अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैडम लियो शी के जवाब से बहुत खुश होती है और अपनी असिस्टेंट अंबर को उन लोगों की सेवा के लिए भेज देती है। तभी वहाँ शी के फादर लॉर्ड लियो आ जाते हैं, जो इतने सालों के बाद अपनी बेटी और उसकी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन महारानी के डर से ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सबके जाने के बाद मिस्टर लियो थोड़ी चिंता में आ जाते हैं और अपनी वाइफ मैडम लियो से कहते हैं कि मेरे टीचर ने ग्रांड सेक्रेटरी से चाय के टैक्स के बारे में बात की है, लेकिन उनको रिजाइन देने के लिए कहा गया। लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मार्किस योंगबिंग कैपिटल वापस आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई भी मुझे मेरी पोजीशन वापस पाने से नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर शी और उसकी माँ को रहने के लिए बहुत अच्छा रूम दिया जाता है, जिसे देखकर वो थोड़े शक के घेरे में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि इस बार हमें यहाँ बुलाने का मकसद कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा है। इसके बाद दूसरी कंकुबैन की बेटियां मिस्टर अर्नियांग एंड व्यूनियांग उससे मिलने के लिए आती हैं और उसके रूम की बहुत तारीफ करती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह दी गई है। तभी अर्नियांग, जो शी को कोई खास पसंद नहीं करती, वो वुनियांग से कहती है कि तुम्हें इस रूम से जलने की जरूरत नहीं है। जलने की बात तो वो है कि माँ ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। तो अपनी शादी की बात सुनकर वुनियांग शर्माने लगती है और कहती है कि सच में वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है। उन सबके जाने के बाद शी अपनी माँ से कहती है कि आज अर्न्यांग ने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात की, जबकि वो कभी मेरी बहुत क्लोज हुआ करती थी। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है हमें यहाँ बुलाने का मकसद कुछ बहुत ही एबनॉर्मल है। अगले दिन जब मैडम लियो तैयार हो रही होती है तो शी और अर्न्यांग दोनों उनके पास पहुंच जाती हैं। मैडम लियो दोनों से पूछती हैं कि बताओ मुझे कौन सी हेयर पिन लगानी चाहिए। दोनों अपनी अपनी ओपिनियन देती हैं, लेकिन मैडम लियो को शी की बताई हुई हेयर पिन पसंद आती है और वो उसे ही लगाती हैं। मैडम लियो शी से बहुत खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम 3 मार्च को मेरे साथ जियो फैमिली में जो पार्टी होने वाली है उसमें चलो।
अर्नयांग को ये बात पसंद नहीं आती और वो शी से पंगा लेने पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, तुम सिर्फ अपनी शादी का इंतजार करो। तो शी को शक होने लगता है कि क्या मेरी शादी तय कर दी गई है, क्या ये इस बारे में कुछ जानती है। इसके बाद शी अपनी फ्रेंड और अपनी मेट को बताती है कि मैं जानबूझकर अर्नयांग को इरिटेट करती हूँ जिससे कि वो मुझे सब कुछ बता दे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मैडम लियो की फेवरेट डॉटर है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। और उसकी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि मुझे यहाँ शादी के लिए बुलाया गया है और साथ ही अर्नयांग की शादी भी होगी, क्योंकि मुझे लगा कि वो दो आदमियों के बारे में बात कर रही थी जिसमें से एक से वो नफरत करती है और वो चाहती है कि उसकी शादी मुझसे हो जाए, और दूसरे आदमी जिसको वो पसंद करती है उससे वो खुद शादी करना चाहती है और उसे डर है कि कहीं जिसे वो पसंद करती है उसकी शादी मुझसे ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर मिस्टर जियो यानी कि हमारे हीरो ने सभी बैंडिट्स को मार गिराया, इसीलिए उन्हें इंपीरियर ट्यूटर की उपाधि दी गई। इसके बाद सभी ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है जहां एक ऑफिशियल कहता है कि बेशक मिस्टर जियो ने कई बैंडिट्स को मार गिराया है, लेकिन उनके दोनों लीडर भाग गए हैं, इसलिए वो कभी भी वापस आ सकते हैं। तो जियो अपनी सफाई में कहता है कि मैं मानता हूँ कि उनमें से दो लीडर भाग गए थे, लेकिन एक को हमने पकड़ लिया है और एक के पीछे हमने अपनी सेना लगा दी है, जल्दी ही वो पकड़ा जाएगा। ये है मैडम जियो, मिस्टर जियो की मदर, जो अपने बेटे को इतने सालों के बाद देखकर बहुत खुश हुई हैं। ये है लियो यूनियांग जो जू की वाइफ है और उसकी जुदाई में बहुत बीमार हो चुकी थी। अपने पति जियो को अपनी आंखों के सामने देखकर ये बहुत खुश होती है और अपने बेटे जोएन से कहती है कि बेटा अभी तुम अपने पिता को याद कर रहे थे, देखो ये तुम्हारे सामने है। लेकिन जोएन अपने पिता के पास नहीं जाता है और छिपकर अपनी माँ के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वहां कनक्यूबाइन वेन और कनक्यूबाइन किन अपने बच्चों के साथ आ जाती हैं और दोनों ही मिस्टर जियो को वेलकम करती हैं। कॉन्क्यूबाइन वेन जियो के सामने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहती है कि अब ये पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया है, इसकी हैंडराइटिंग के लिए इसकी टीचर इसकी तारीफ भी करते हैं। ये देखकर लेडी यूनियांग भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और अपने पिता से बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो घबराता है और वापस अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। इसके बाद जियो अपनी वाइफ और कंक्यूबाइंस को बताता है कि आज जब महाराज ने मुझ पर एक और बड़ी उपाधि देने का प्रस्ताव रखा तो मैंने उसको ठुकरा दिया। और इसी के साथ आज का पार्ट खत्म होता है। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप कि ये ड्रामा आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ना पसंद आए तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।